हाईवे पर गाड़ी चलाना किसे नहीं पसंद, लेकिन हाईवे से लगती उस छोटी सी सड़क की अपनी ही कुछ कहानियां हैं। कभी आपने ऐसे ही किसी सड़क पर गाड़ी चलाते हुए अपने रियर व्यू मिरर से गाड़ी की बैक सीट पर ध्यान दिया है? दिया कीजिए, कभी कभी वो दिख जाते हैं। मैं हूं अंकन बोस और आप सुन रहे हैं वह ओरिजिनल्स की नई पेशकश, हाईवे। शुक्रवार की शाम थी और सब ऑफिस से जल्दी निकलने की तैयारी में थे। पूरे ऑफिस में सारे लोग अपने अपने वीकेंड प्लान्स डिस्कस कर रहे थे और कबीर अपने लैपटॉप पर फटाफट सारा काम खत्म करने में लगा हुआ था। पता नहीं उसके बॉस की क्या प्रॉब्लम थी उससे, हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता था। आज भी उसने उसको इतना काम दे रखा था कि लगता था कि वो चाहता ही नहीं था कि कबीर को सांस लेने की भी फुर्सत मिले। और तो और अपना काम भी उस पर लाद देता था और जब क्रेडिट लेने की बारी आती तो बेशर्मों की तरह पूरे काम का पूरा क्रेडिट खुद ले जाता। और कबीर, अब बंद भी कर यार, चलना यहीं बैठकर दारू पीते, लेट्स एंजॉय ब्रो। उसके ऑफिस के दोस्त संजय ने उससे कहा, ये जान छोड़े तो ना, साला कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बस काम देता रहता है। पता नहीं इसको मैनेजर किसने बनाया। कबीर ने जवाब दिया, चुप कर, वो यहीं आ रहा है। संजय ने उसको कुछ बोलने से रोकते हुए कैबिन की तरफ इशारा किया और वहाँ से वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। कबीर ने देखा तो उसका मैनेजर उसी की तरफ बढ़ रहा था। ब्राउन शर्ट और ब्लैक पैंट पहने हुए छोटी कद काठी का आदमी था वो, तकरीबन 40 के आसपास का होगा। वो प्रेजेंटेशन रेडी हो गई? आज का एटीआई था ना? उसके मैनेजर ने मुंह मिचकाते हुए कहा, मानो जैसे वो बस इस इंतज़ार में था कि कबीर जवाब दे और उसको फिर से एक बार मौका मिले उसे नीचा दिखाने का। हाँ, मैं बस आपको मेल कर ही रहा था। कबीर ने जवाब दिया, मेक श्योर कोई गलती ना हो, वरना वीकेंड में काम करना पड़ेगा। उसका मैनेजर ऐसे बात कर रहा था जैसे वो तो यही चाहता था कि कबीर गलती करे और वो उसको वीकेंड पर भी काम पर लगवाए रखे। मैंने सारा चेक कर लिया, आप एक बार क्रॉस चेक करोगे? कबीर ने डेस्क पर रखे अपने लैपटॉप स्क्रीन को अपने मैनेजर की ओर घुमाते हुए पूछा, नहीं रहने दो, मैं बाद में देख लूँगा। जाने से पहले मेक श्योर की प्रेजेंटेशन एकदम तैयार हो। उसने कबीर से कहा और वहाँ से जाने लगा। मेरा बस चले तो इसी प्रेजेंटेशन की बत्ती बना के तेरी। कुछ कहा तुमने? नहीं तो। 1 मिनट के लिए कबीर को लगा कि उसके मैनेजर ने कहीं सुन तो नहीं लिया, पर शुक्र था कि उसके मैनेजर को उसके दिल से निकली हुई आवाज़ सुनाई नहीं दी थी, वरना उसका वीकेंड ही नहीं उसके जॉब की भी बैंड बज जाती। मुझे मेल कर देना, उसके मैनेजर ने अपनी भौहें ऊंची करते हुए कहा और वहाँ से चला गया। अब कबीर की जान में जान आई। उसने फटाफट से आखिरी स्लाइड रेडी करके एक बार फाइनल रिव्यू किया और अपने मैनेजर को मेल कर दिया। फिर जल्दी जल्दी उसने टेबल पर बिखरा सारा सामान बटोरा और बैग में डालकर वहाँ से निकल गया, इससे पहले कि उसका खूसट मैनेजर फिर से आके कोई नया काम थमा जाए। अब चलें दारू पीने। लिफ्ट के अंदर घुसते ही संजय ने एक बार फिर से कहा, कभी कभी मन करता है कि साले के गाल पर एक रख के दूँ, लेकिन फिर ये मैं इसकी याद आ जाती है यार। ये बोलकर उसने अपने दोस्त की ओर देखा और दोनों खूब हंसे इस बात पर। नीचे उतरकर दोनों ऑफिस के पास वाले एक पब में बैठे और कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर करके अपने शुक्रवार का शाम बिताया। वहाँ उन्होंने 2 घंटे बैठने के बाद सोचा कि गाड़ी लेकर ड्राइव पर जाया जाए, हाईवे पर ताज़ी हवा खाने। वैसे तो दारू पीकर गाड़ी चलाना बेवकूफ़ी का काम है, पर उस दिन उन दोनों को होश ही कहाँ था सही गलत के बीच फ़र्क करने का। वो दोनों पब से बाहर निकले और पार्किंग से गाड़ी निकालकर हाईवे की तरफ जाने लगे। चल यार, मूर्थल चलते हैं, वहाँ जाके गर्मा गर्म पराठे खाएंगे, संजय ने अंगड़ाई लेते हुए कबीर से कहा। मूर्थल नेशनल हाईवे 1 पर दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के रास्ते में पड़ता है और दिल्ली और आसपास के दूसरे शहरों में वहाँ के पराठे बहुत मशहूर हैं।
कबीर ने भी सोचा कि प्लान अच्छा है, ड्राइव के साथ साथ थोड़ी पेट पूजा भी हो जाएगी। तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव के बाद शहर के ट्रैफिक से निकलकर वो दोनों हाईवे पहुंचे। हाईवे पर भी वीकेंड की वजह से बहुत गाड़ियां थी, क्योंकि ऐसे में लोग 2 दिन की छुट्टियां मनाने निकल जाते हैं। वो रास्ता किधर जाता है? पहले तो कभी नहीं देखा ऐसे। थोड़ा आगे बाईं ओर पर एक छोटी सड़क को देखकर कबीर ने संजय से कहा, लगता है नई सड़क बनी है, क्या बोलता है, चलें? संजय ने उत्सुकता से कबीर की तरफ देखते हुए पूछा। कबीर ने धीरे धीरे अपनी गाड़ी सड़क के बाईं ओर ली और उस छोटी सड़क पर गाड़ी ले गया। सिंगल लेन की सड़क थी वो, दोनों ओर से बड़े बड़े पेड़ों से घिरी हुई। ऊपर से एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। अगर बदकिस्मती से किसी की गाड़ी की हेडलाइट्स खराब हो जाए तो फिर इस सड़क पर तो वो भगवान भरोसे ही रह जाएगा, क्योंकि दूर दूर तक न कोई इंसान नज़र आ रहा था, न इंसान की ज़ात। सिर्फ खूब अंधेरा और सन्नाटे को चिढ़ती हुई गाड़ी के इंजन की आवाज़। भाई साहब, इस सड़क को देखकर तो लगता है यहाँ कोई नहीं आता, साला दूर दूर तक कुछ है ही नहीं, संजय ने कबीर से कहा। उनकी गाड़ी उस मैयत के पास से गुजरी तो कबीर ने एक हाथ से अपना माथा छूते हुए जाने वाले की आत्मा की शांति की कामना की। अबे अबे तूने देखा? संजय ने चौंकते हुए कबीर से कहा। हाँ, कोई मर गया है, उसे शमशान ले जा रहे हैं। कबीर ने ड्राइव करते कहा। अबे तूने लोगों को नहीं देखा? भाई यहाँ से निकल, गाड़ी घुमा। संजय ने कबीर के कंधे पर हाथ रखकर कहा। पर हुआ क्या है? भाई तू गाड़ी वापस ले फटाफट। ठीक है यार, घुमाता हूँ। कबीर ने गाड़ी को हल्के से रोकते हुए घुमाया और वापस हाईवे की तरफ जाने लगा। अरे वो मैयत कहाँ गई? अभी तो यहीं से गुजर रही थी। कबीर ने हैरानी से कहा। भाई तू स्पीड बढ़ा, फटाफट निकल यहाँ से, संजय ने कबीर से कहा। ऐसा लग रहा था मानो किसी चीज़ को देखकर वो बहुत घबराया हुआ था। अबे तेरे को तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तूने कोई भूत देख लिया है। कबीर ने मस्खरी करते हुए कहा। भाई तूने देखा नहीं, उन सबके पैर उल्टे थे, संजय घबराई हुई आवाज़ में बोला। कुछ भी, अबे तूने ज़्यादा पी लिया है, बस और कुछ नहीं है। अभी ढाबे पर जाके पराठे खा, दिमाग सही हो जाएगा। कबीर ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा। अबे इतनी पीता क्यों है जब पछती नहीं है तुझे? 15 मिनट से आधा घंटा हुआ और फिर 1 घंटा बीत गया। बस सड़क थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी तक तो हमें हाईवे पर होना चाहिए था, लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। कबीर ने संजय की ओर देखते हुए कहा। हम ना कहीं मुड़े हैं और ना ही किसी और दिशा में गए हैं। इस सड़क पर हमने सिर्फ सीधा ड्राइव किया है, तो भटक कैसे सकते हैं यार? संजय की बात में दम था, क्योंकि रास्ता तो सीधा सीधा था, तो फिर वो रास्ता कैसे भटक सकते थे? काला कुआं गांव। कबीर ने थोड़ा आगे लगे बोर्ड पर लिखे हुए शब्दों को पढ़कर कहा। उस पर दाएं जाने का निशान बना हुआ था। भाई एक काम करते हैं, राइट ले लेता हूँ, वो देख, शायद वहाँ हमें कोई यहाँ से निकलने का रास्ता बता दे। कबीर ने संजय को बोर्ड की ओर इशारा करते हुए कहा और थोड़ी दूर जाकर गाड़ी राइट से निकलती कच्ची सड़क पर ले ली। वो दोनों धीरे धीरे उस सड़क पर गाड़ी दौड़ाने लगे और तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव के बाद उन्हें थोड़ी दूर टिमटिमाती हुई रोशनी नजर आने लगी। लगता है गांव आ गया, कबीर ने संजय को मुस्कुराते हुए कहा। अब यहाँ किसी से रास्ता पता करके निकल लेंगे। गांव पूरा सजा हुआ था, देखकर लगता था जैसे कोई त्योहार या फिर किसी की शादी हो रही हो। उन्होंने गाड़ी गांव में बने चौपाल के पास जाकर रोक दी और गाड़ी से बाहर निकलकर थोड़ा सा हाथ पैरों को फैलाया। वो देख, लगता है किसी की शादी हो रही है, वहाँ जाकर पूछते हैं, संजय कबीर से कहते हुए उस ओर बढ़ा। अरे भाई साहब ज़रा सुनिए, संजय ने घर के बाहर खड़े एक आदमी से पूछा। हाँ जी। वो आदमी संजय के पास आकर बोला, हम रास्ता भटक गए हैं, अगर आप हमें हाईवे जाने का रास्ता बता दें तो बहुत मेहरबानी होगी। कबीर ने उस आदमी से कहा। वैसे तो हाईवे का रास्ता सीधा सीधा है, पर रात में लोग अक्सर भटक जाते हैं।
चलिए अंदर आइए, घर में शादी है और आप दोनों हमारे गांव में आए हैं पहली बार, तो बिना सत्कार किए तो हम जाने नहीं देंगे। उस आदमी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। कबीर और संजय ने इससे पहले कभी कोई गांव की शादी नहीं देखी थी। उन्होंने सोचा जाना तो है ही, और वैसे भी दोनों अनजान रास्ते पर कुछ नया देखने निकले थे, तो उन्हें लगा कि लगे हाथों गांव की शादी ही देख लें। तो दोनों उत्सुकता के साथ उस आदमी के पीछे पीछे घर के अंदर चले गए और बाकी मेहमानों के साथ घर के अंदर लगी हुई कुर्सियों पर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद दुल्हन भी मंडप में आ गई, पर हैरानी की बात थी कि पंडित ने बिना दूल्हे के ही मंत्र पढ़ना चालू कर दिया। ऊपर से पंडित शादी के नहीं बल्कि अंतिम संस्कार के मंत्र पढ़ रहा था, और संगीत भी ऐसा जैसे वो किसी की शादी में नहीं बल्कि किसी की मैयत में आया हो। ऐसा माहौल देखकर कबीर और संजय दोनों चौंक गए। अभी वो कुछ देर वहाँ बैठे ही थे कि इसी बीच संजय को एक गंदी सी बदबू आने लगी, कुछ मर गया हो जैसे। वो कुर्सी से उठा और कबीर से बोला, तू बैठ, मैं आता हूँ। बदबू घर के पीछे से आ रही थी। वो चुपचाप बिना आवाज़ किए घर के अंदर दाखिल हुआ और पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया। वहाँ उसने देखा कि कुछ लोग खाना पका रहे थे और बदबू इतनी तेज थी कि संजय का जी मिचलाने लगा। ऐसा लगा कि उल्टी हो जाएगी। उसने जेब से रुमाल निकाला और अपनी नाक पर रखते हुए वहाँ जाकर देखा तो बर्तनों के अंदर सड़ा गला मांस पक रहा था। उससे रहा नहीं गया और उसने वहीं उल्टी कर दी। पर इस सब के बावजूद खाना बनाने वालों को जैसे इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप खाना पकाते जा रहे थे, मानो उनको संजय के वहाँ होने का कोई एहसास ही ना हो। संजय ने उन सबको देखा तो उनके चेहरे सफ़ेद पड़े हुए थे, जैसे जीते जागते इंसान ना होकर कोई लाश हो। वो तुरंत वहाँ से दौड़ा और घर के अंदर से भागते हुए वापस मंडप तक पहुँचा। पर 2 पल में जैसे पूरा माहौल ही बदल गया था। एक कोने में कुछ बाराती हाथ में प्लेट लिए हैवानों की तरह वो मांस खा रहे थे, और दूसरी ओर कुर्सी पर बैठे लोग किसी रुदाली की तरह छाती पीट पीट कर रो रहे थे, जैसे कोई मर गया हो। पर कबीर, वो तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। ये सब देखकर संजय काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन अपने दोस्त को अकेला छोड़कर भागने वालों में से नहीं था वो। कबीर, कबीर, कहाँ है तू? संजय जोर जोर से उसको पुकारते हुए उसे ढूंढने लगा। अंदर बाहर कहीं पर भी नहीं था वो। संजय की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी कि उसकी नज़र मंडप पर गई। वहाँ दुल्हन के साथ दूल्हा भी बैठा हुआ था। उसके कपड़ों पर संजय की नज़र गई तो उसने हूबहू कबीर जैसे कपड़े पहन रखे थे। संजय ने पास जाके उसके चेहरे से सहरा हटाया तो कबीर ही था। वो संजय को देखकर मुस्कुराया और वापस से सहरा पहन लिया। संजय उसको झंझोड़ते हुए बोला, कबीर, पागल हो गया है क्या? उठ, चल चल यहाँ से। लेकिन कबीर को तो मानो सांप सूंघ गया था। वो बिना हिले चुपचाप वहीं बैठा रहा। पर जैसे इतना काफ़ी नहीं था कि पंडित ने कहा, अभी वर वधु दोनों खड़े हो जाइए, मुखाग्नि का समय हो गया। ये सुनकर संजय के तो जैसे होश ही उड़ गए। पल भर के लिए संजय के पैर डर से इतने कांप गए कि उसे लगा वो खड़ा ही नहीं रह पाएगा। उसने फटाफट से अपना फ़ोन निकाला और पुलिस का नंबर डायल करने की सोची, पर मोबाइल पर तो सिग्नल ही नहीं था। जब इंसान हद से ज़्यादा डरा हुआ हो तो 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो उसका दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देता है या फिर एकदम चौकस हो जाता है। संजय के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और उसे बचपन में अपनी नानी की सुनाई एक कहानी याद आई। भूतों की भी शादियाँ होती हैं बेटे। जब कभी भी कोई शादी किसी हादसे की वजह से अधूरी रह जाती है तो ऐसे में वहाँ मौजूद सारे लोग एक समय चक्र में कैद होकर रह जाते हैं, जिनकी मुक्ति सिर्फ तभी संभव है जब उसी मुहूर्त में शादी पूरी हो।
इसका मतलब यहाँ मौजूद सारे लोग मर चुके हैं। संजय घबराई आवाज में खुद से बोला। इस एहसास के होते ही उसने देखा तो अब घर एकदम किसी खंडर जैसा दिख रहा था। हर तरफ झाड़ियाँ और बची कुची टूटी फूटी दीवारों को देख कर लगता था कि आग में सब कुछ जल गया हो। ना कोई बाराती था, ना कोई दुल्हन और ना कोई पंडित। कबीर भी कहीं नहीं था और तो और वहाँ पर कोई गांव भी नहीं था। चारों तरफ से टूटे फूटे से कुछ मकान और हर तरफ बस खंडर और झाड़ियों के सिवाय कुछ नहीं था। मुझे कबीर को ढूंढना होगा, ये बोलकर वो तेज़ी से गाड़ी की ओर बढ़ा और इंजन स्टार्ट करके गाड़ी दौड़ाने लगा। 15 मिनट तक पूरे काले कुआं गांव का चप्पा चप्पा छानने के बाद भी उसे कबीर नहीं मिला। वो हिम्मत हारने लगा था कि तभी उसकी नज़र गांव के चौराहे पर लगी एक जंग खाई हुई नोटिस बोर्ड पर गई। उसने अपने हाथों से उसको थोड़ा सा घिसा तो बोर्ड पर शमशान घाट की ओर जाने का रास्ता लिखा हुआ था। संजय ने तुरंत गाड़ी दौड़ाई तो थोड़ी दूर जाने से उससे कुछ आवाज़ें आती हुई सुनाई दे रही थी। उसने गौर से देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह तो वही मैयत है जो उसने और कबीर ने पहले देखी थी। तो क्या वो भी उस समय चक्र का हिस्सा थे कि आगे होने वाली घटना उन्होंने अपनी आंखों से पहले ही देख ली थी, या फिर उन्हें आने वाली मुसीबत से बचाने के लिए ऊपर वाले का कोई इशारा था जिसे वो समझ नहीं पाए थे। जो भी हो, सच्चाई तो यही थी कि रोते हुए उल्टे पैरों वाले वो लोग कबीर को अर्थी में लिटाए शमशान की ओर ले जा रहे थे और उसकी दुल्हन उसी अर्थी पर उसकी छाती पर बैठे अपनी चूड़ियां तोड़ते हुए एक भूता हंसी हंसे जा रही थी। संजय को इस बात का एहसास हो गया था कि उसका दोस्त अब जिंदा नहीं है। संजय ने नम आंखों से अपने दोस्त के साथ बिताए पलों को याद करते हुए अपने आंसू पोंछे और वहां से निकलने की सोची। वो और कर भी क्या सकता था? अगर वहां रहता तो शायद उसका भी वही हाल होता। उसने गाड़ी घुमाई और हवा से बातें करने लगा। गांव की कच्ची सड़क से होते हुए वो वापस उसी छोटी सड़क पर आ चुका था जहां से वो काला कुआं की ओर मुड़े थे और तेजी से एक सीध में गाड़ी चलाए जा रहा था कि किसी तरह हाईवे वापस पहुंच जाए। हैरानी की बात थी कि इस बार उसको कुछ दूर हाईवे नजर आने लगा जिसे वो कब से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उसे देख वो थोड़ी देर के लिए अपना दुख भुलाकर मुस्कुराया कि अब उसकी जान बच जाएगी कि तभी रियर व्यू मिरर से गाड़ी के बैक सीट पर उसकी नजर गई। अपनी भाभी से नहीं मिलेगा। आप सुन रहे थे भय ओरिजिनल्स की ओरिजिनल हॉरर स्टोरी हाईवे। चैनल से जुड़े रहने के लिए और आगे की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। मिलते हैं अगली कहानी पे। इस हब हॉपर ओरिजिनल को सुनने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आप भी अपना पॉडकास्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो हब हॉपर स्टूडियो वेबसाइट पे रजिस्टर करें और 1 मिनट के अंदर अंदर अपना खुद का पॉडकास्ट लॉन्च करें। यही नहीं, स्टूडियो देता है आपको पूरी आजादी कहीं भी कभी भी अपना पॉडकास्ट लॉन्च करने की, सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में। तो साथ में अपना पॉडकास्ट शुरू करने के लिए तैयार? जस्ट हॉप ऑन हब हॉपर, सिंपली कंटेंट। My name is Supriya. Firsts are always special, right? I was traveling on Air Asia and I got a notification which took me by surprise. It prompted me to book a cab while flying at 36,000 feet above. I thought, how's that even possible? Well, it was indeed possible, and I actually booked a cab with no surge prices and also avoided all those long queues post-landing. Truly an elevated experience in literal sense. I had actually forgotten to download movies before boarding, but was pleasantly surprised. Thank you, Shubh.